इस चैनल पे हम सिर्फ इम्प्रूवमेंट की ही बात करते रहते हैं कि लुक्स को कैसे इंप्रूव करें, फेस फैट को कैसे कम करें, एस फैट को कैसे ज़्यादा करें, इन सब चीज़ों की बात करते रहते हैं हम। बट मेरे दिमाग में एक थॉट स्ट्राइक हुई कि हम सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बात करते रहते हैं कि इंप्रूव क्या किया जा सकता है, ना कि उस बारे में हमें डिस्ट्रॉय क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इम्प्रूवमेंट ही बताता रहूँगा, दैट वुड लीड टू दिस चैनल बिकमिंग a self-masturbation channel. What a man looks like? Self-improvement is masturbation. Now self-destruction. So इस टाइम बहुत दिनों बाद कि आज हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन की बात करेंगे। आज हम उन 10 हैबिट्स को डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हारी लुक्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। लुक्स में डिस्ट्रॉय करती हैं, तो बस यही मत सोचो कि लुक्स ही तो खराब होंगी, नहीं, आपकी अंदर से सिस्टम भी खराब हो जा रहा है, इसीलिए आपकी लुक्स खराब हो रही हैं इन द फर्स्ट प्लेस। तो इस बात को दिमाग में रखो। नो विटामिन डी। देखो, विटामिन डी तुम्हें मिलती है धूप से, पर लेकिन इशू क्या है, आज के टाइम पर 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं +2 तक के, वो स्कूल जाते हैं किसमें? गाड़ी। क्लास में बैठते हैं कहाँ पर? रूम में। वापस आते हैं किसमें? गाड़ी में। कहाँ पर बैठते हैं? घर पे। क्रिकेट वगैरह खेलना छोड़ ही दिया। अपने गांव की बात करूं तो एक बच्चा बाहर नहीं निकलता खेलने, सबके सब फ्री फायर पबजी में लगे हैं मोबाइल में। एंड मोबाइल में गेम्स कहाँ खेली जाती है? कमरे में। रात को कहाँ सोना है? कमरे में। पढ़ाई कहाँ करनी? कमरे में। इसका क्या मतलब है कि बॉडी पर सनलाइट एक्सपोजर नहीं पड़ रहा है, जिसका एट द एंड यही साइन जाता है कि बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब तुम बोलोगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता क्या है? बहुत खतरनाक चीज़ें होती हैं। मेरा टेस्टोस्टेरोन 350 पहुंच चुका था। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में सिर्फ विटामिन डी की इतनी भयंकर कमी हो चुकी थी। एंड देन मैंने बस विटामिन डी के कैप्सूल खाना शुरू किया एंड धूप में पीठ के बल लेटना शुरू किया। फिर क्या जादू हुआ? मेरा टेस्टोस्टेरोन सीधे 750 पहुंच गया। अगर तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पर या कहीं पर टेस्टोस्टेरोन वाली वीडियो लिंक कर दूंगा, वो जरूर देखना। जो मैं रेकमेंड करता हूँ सबको वो है या तो कैप्सूल्स खा लो, पर ऑलवेज रिमेंबर सप्लीमेंट मतलब तुम छलांग मारो, मैं थोड़ा सा सपोर्ट दे दूंगा, ये नहीं कि मैं ही पूरा उठा दूंगा। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि दवाई खा लो, उसका मतलब ये नहीं सिर्फ दवाइयाँ खाते रहो। उसका मतलब ये है कि आप बाहर गद्दा बिछा लो धूप में, पेट के बल लेट जाओ एंड अपनी पीठ पर धूप पड़ने दो कम से कम 15 से 20 मिनट डेली। उससे होगा क्या? देखो, सबसे पहले आपके मुंह पर टैनिंग नहीं होगी, आप काले नहीं होगे अगर आपको उससे दिक्कत है। सेकंड, अगर पीठ पर सनबर्न भी हो गया तो वो छुप जाएगी, दिखेगी नहीं किसी को। अगर उसका बिगेस्ट बेनिफिट बताऊँ, अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन से मतलब नहीं है, तो वो ये है कि तुम्हारा मूड डाउन नहीं जाता है। आई हैव नोटिस द पैटर्न, अगर मैं धूप में बाहर निकलना बंद कर देता हूँ, जैसे अभी बरसातों का मौसम चला है, तो मेरे मूड में ना थोड़ी सी डिप आ जाती है, एनर्जी लेवल में डिप आ जाती है, थोड़ा सैड हो जाता है मूड। पर अगर मैं धूप ले रहा हूँ रेगुलरली तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली देखो, सिंपल सी बात है, हम भी जानवर हैं, हम बने नहीं थे ऐसे शेल्टर में 24 घंटे रहने को, तो हमारा एक डिस्कनेक्शन हो गया हमारी नेचर के साथ। पर जब वो डिस्कनेक्शन को हम तोड़ते हैं एंड बाहर निकलते हैं एंड सन के साथ दोबारा कनेक्टेड फील करते हैं, तो हमारा हार्मोन लेवल वगैरह सब इंप्रूव होता है, मूड इंप्रूव होता है। तो मेक श्योर तुम विटामिन डी को कंज्यूम कर रहे हो धूप के थ्रू, एंड उसके बाद भी अगर कमी रह रही है तो आप कैप्सूल्स खा सकते हो विटामिन डी के। नॉट एक्सरसाइजिंग 4 टाइम्स अ वीक। देखो, अगर अभी आपका कॉलेज हो चुका है या +2 में हो, तो अभी तो ऐसा जीवन चला आपका कि आप एक्सरसाइज ना भी करो, किसको फ़र्क पड़ता है? लाइक आपकी मेटाबॉलिज्म अच्छी है, सेहत अच्छी है एंड कोई नशे वगैरह में भी नहीं पड़े होगे, तो आप इजीली रिकवर कर जाते हो हर चीज़ से। रात को ना भी सो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एंड आपका बॉडी फैट भी कम रहता है, जितना उतना रहता है, मसल भी कम नहीं होता। इशू क्या है कि आपने नोटिस किया होगा कि कई सारे बंदे ना कॉलेज तक बड़े चैट्स थे, बड़े हैंडसम थे एंड उसका एकदम से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। मतलब उन लोगों का पीक ही कॉलेज में आकर चला गया। लाइक अगर आप आज के टाइम पर ऋतिक रोशन वगैरह को देखो तो उनका पीक कितना लेट आया, 35-36 साल की उम्र में मोस्ट गुड लुकिंग बने थे। इवन शाहरुख खान की बात करें तो इन माय ओपिनियन वो रावण मूवी में बेस्ट लुकिंग था अपना। तो शाहरुख खान रावण मूवी में कम से कम 41-42 ईयर्स का था। वेरस कई केसेस में ऐसा होता है कि बंदे कॉलेज से 3rd ईयर करके निकले एंड बस दैट इज इट, 21 साल में उनका पीक आया और चला गया। उसके बाद वो अगली होते गए, कभी बेटर लुकिंग नहीं हुए। तो आई डोंट वांट कि तुम उस कैटेगरी में घुस जाओ एंड उस कैटेगरी से खुद को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका, वो है अपने वर्कआउट्स को करते रहो हफ्ते में कम से कम 4 दिन। जब मैं वर्कआउट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कार्डियो की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं चलने की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं योगा की बात नहीं कर रहा हूँ। वो सब अपनी जगह अच्छे हैं, पर मैं मेन चीज़ की बात कर रहा हूँ। एज अ मैन तुम्हें मेक श्योर करना है, खासकर 21-22 के हो गए हो तो अब तो करते रहना फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, हफ्ते में 4 दिन। वो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वो होती है जो आप ग्रेविटी के खिलाफ जोर लगाते हो। पुशअप है, उसमें आप गिरने वाले हो, अपने हाथों से जोर लगाकर खुद को रोक रहे हो। पुलअप है, उसमें गिरने वाले हो, हाथों से जोर लगाकर ऊपर खींच रहे हो। ऐसी एक्सरसाइजेज जिनमें आपका जोर लगे, रेजिस्टेंस महसूस हो, जोर लगे, वो वाली एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है हफ्ते में कम से कम 4 या 3 दिन मिनिमम अगर बात करें तो। क्यों? क्योंकि अगर आप ये करते रहोगे तो आप बूढ़े नहीं होने वाले हो, आपका पीक बढ़ता रहेगा एंड आप मोस्ट प्रोबेबली 41-42 ईयर्स की एज में जाकर बेस्ट लुकिंग बनोगे। एंड आई थिंक इन माय ओपिनियन एक मैन की वही परफेक्ट एज है जब वो बेस्ट लुकिंग बन जाता है, ना कि 21-22 साल की उम्र में पीक आया। कुछ मेरे दोस्त तो ऐसे हैं वो 7th क्लास में बेस्ट लुकिंग थे, इमेजिन, और आज वो 7th क्लास वाले वर्जन से भी वर्स हो गए। क्यों? क्योंकि चर्बी पड़ गई, मोटे हो गए या बहुत ही पतले हो गए हैं। आई डोंट वांट कि तुम वैसे बन जाओ, इसीलिए मेक श्योर आप वर्कआउट्स करते रहना। अगर वर्कआउट वगैरह में थोड़ी सी
मेरी पर्सपेक्टिव चाहिए कैसे करें, कौन सा करें, तो आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो। वहाँ मैंने वर्कआउट एंड डाइट पर दोनों पर बात की हुई। और लेट अस जस्ट से हम इन चीज़ों को भी हटा देते हैं, लाइक हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता हम सुंदर रहें कि नहीं रहें। तो एक और रीज़न है वर्कआउट करने की, साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर आप स्क्वाट्स भी मार रहे हो ना, नॉर्मल एयर स्क्वाट्स जो होती हैं जो सुबह पोटी करने के लिए मारता है आदमी, अगर आप वो भी मार रहे हो डेली, तो आपके घुटने आपको छोड़कर नहीं जाएंगे बुढ़ापे में। बॉडी के साथ एक रूल चलता है, यूज इट और लूज इट। आप खुद सोच कर देखो, मैक्सिमम लोगों को नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी क्यों करवानी पड़ती है? एथलीट्स तो है नहीं, वो कोई पेस बॉलर तो है नहीं जो घुटने घिस गए। आम बूढ़े आदमी हैं फिर भी 60-70 साल की उम्र में नी रिप्लेसमेंट क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने नी सॉकेट को यूज़ करना छोड़ दिया। एंड बुढ़ापा है, जब यूज़ करना छोड़ दिया तो बॉडी प्रायोरिटी देना छोड़ देती है एंड वो फिर ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसीलिए मेक श्योर आप ज़्यादा नहीं तो वर्कआउट सिर्फ इसीलिए कर लो ताकि बुढ़ापे में आपकी बहू और आपका बेटा व्हील चेयर में ना लेकर घूमें। माउथ ब्रीथिंग, देखो हम इस चैनल पर बात करते रहते हैं म्यूइंग, जिसमें आपको जीभ ऊपर रखनी थी ताकि आपका पोस्चर फेस का अच्छा हो जाए एंड आपकी फेस की फॉरवर्ड ग्रोथ हो। पर लेकिन अगर मैं कहूँ म्यूइंग का इन्वर्स क्या है, लाइक म्यूइंग अगर पॉजिटिव देता है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो नेगेटिव दे सकती है? मान लो मुझे किसी दुश्मन को भी बताना हो कि ब्रो ये कर एंड तो सुंदर हो जाएगा, पर मैं चाहता हूँ वो अगली बन जाए, तो मैं सिर्फ उसको इतना सा कहूँगा, ब्रो अपने मुँह से सांस लिया कर। मैं लिख कर दे सकता हूँ 2 सालों में उसका मुंह बिल्कुल चेंज हो जाएगा एंड वो बिल्कुल अगली हो जाएगा। उसकी चिन पीछे को चली जाएगी, मुंह ये वाला हिस्सा आगे को चला जाएगा, दांत टेढ़े हो जाएंगे, अंडर आइज उसके सर्कल पड़ने लग पड़ेंगे, स्किन में रिंकल्स आ जाएंगे। क्योंकि माउथ ब्रीदिंग इज़ अ डेंजरस थिंग जो कि हमारे स्कल को कम्प्लीटली रिफॉर्म कर देती है, बदल के रख देती है, उसका डिज़ाइन ही ख़राब कर देती है स्कल का। होता क्या, आप खुद देखो, जब आप माउथ ब्रीदिंग कर रहे हो आपके मुँह की शेप ये होती है, एंड जब आप ये करते रहते हो तो आपका जो ये स्कल है वो फॉरवर्ड ग्रोन होने की जगह रिसेस होने लग पड़ता है, पीछे को आने लग पड़ता है। मैंडिबल जो है वो छोटी होने लग पड़ती है, नैरो होने लग पड़ती है। ये दांतों की जो चौड़ाई है ये भी कम होने लग पड़ती है एंड आपका पैलेट भी पतला हो जाता है। फिर जीभ फिट नहीं आती, जब जीभ फिट नहीं आती है तो आपका स्कल यहाँ से पीछे को आने लग पड़ता है एंड एट द एंड आपका मुँह ऐसा बन जाता है और दांत एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं। इसीलिए नेवर एवर माउथ ब्रीथ। अगर आपका कोई कजिन है, छोटा बच्चा, या आप किसी को भी रियल लाइफ में जानते हो जो कि माउथ से सांस लेता है, प्लीज़ उसको बताओ कि अपने नाक से सांस ले। ईटिंग लेस प्रोटीन, देखो हमारी इंडियन डाइट बहुत प्यारी है, टेस्टी सब कुछ है, हेल्दी भी है, विटामिन मिनरल सब कुछ होते हैं, इवन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे खासे होते हैं। इशू आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। कार्बोहाइड्रेट और फैट आराम से मिल जाती है इंडियन डाइट में, पर लेकिन प्रोटीन नहीं मिलती है। इवन दो प्रोटीन हमारी इंडियन डाइट में इजीली मिल जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग काउस पे बहुत डिपेंडेंट है, हम दूध दही अपनी रेगुलर लाइफ में पीते हैं। पर आज के टाइम पर हम मॉडर्न हो चुके हैं, हम गाय पालना छोड़ दिया है, दूध लेते हैं तो आधा किलो दूध ले रहे हैं, किलो दूध ले रहे हैं। एंड कई लोग दूध भी अच्छा खासा लेते हैं, तब भी जो बच्चे हैं वो मैंने भी होगा, उनका ये बिहेवियर होता है, लाइक वो दूध भी नहीं पी सकते हैं। एंड ऊपर से कितने सारे लोग इंडिया में वेजिटेरियन हैं। इस सब की वजह से होता क्या है कि जो न्यू जनरेशन बड़ी हो रही है नॉनवेज तो खाती नहीं, साथ में दूध दही पीती नहीं। अगर दूध दही पीने वाले बच्चे हैं तो घर में दूध ही नहीं होता है। एंड ऑल दिस लीड्स टू यंग किड्स गेटिंग 12 to 13 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। लाइक मैंने एक बार बैठकर कैलकुलेट किया था कि मैं बचपन में कितनी प्रोटीन खाता था, तो मेरा यही डेटा आया था कि जब मैं 7th-8th क्लास में था उस वक्त मैं खाता था अराउंड 40 से 30 ग्राम प्रोटीन। 40 से 30 ग्राम प्रोटीन आज के टाइम पर मेरे दोनों कुत्ते मिलाकर खाते हैं, एंड दोनों के दोनों छोटे छोटे साइज़ के हैं अभी। तो जस्ट इमेजिन, मैं एक ग्रोइंग ह्यूमन जिसकी लेंथ बढ़ रही है, लातें बढ़ रही हैं, शरीर बढ़ रहा है, कंधे छोड़े हो रहे हैं, 7वीं क्लास में, और पता नहीं क्या क्या नीचे ऊपर का सब कुछ बड़ा हो रहा है, एंड वो खा रहा है सिर्फ 30 से 40 ग्राम प्रोटीन। तो बहुत शेमफुल चीज़ है ये, एंड हमें एजुकेट भी नहीं किया जाता अच्छा खासा। लाइक मेरे को आज भी याद है, मेरे बायोलॉजी क्लास के 5th क्लास के चैप्टर में एक छोटा सा इतना सा पैराग्राफ था कि प्रोटीन क्यों खानी चाहिए। ये प्रोटीन की कंजम्पशन को खाने के लिए गवर्नमेंट को अभियान चलाने चाहिए, कैंपेन चलानी चाहिए, बताना चाहिए लोगों को, एजुकेशन देनी चाहिए कि प्रोटीन खाओ, क्योंकि प्रोटीन एक मिरेकल मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अगर आप वो खाते हो तो पूरी की पूरी जनरेशन बदल सकती हैं। इसीलिए आप मेक श्योर करो कि आप प्रोटीन खा रहे हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, पर अगर आपके पास पैसे हैं, हफ्ते में पिज़्ज़ा खाने के लिए पैसे हैं, ब्रॉडबैंड लगाने के लिए पैसे हैं, नेटफ्लिक्स देखने के लिए पैसे हैं, तो भाई फिर भी प्रोटीन नहीं खा रहे तो डूब मरो यार, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, क्यों देख रहे हो ये चैनल? कम से कम दिन में 100 ग्राम प्रोटीन तो खाया ही करो एज अ मेल, अनलेस तुम 5 फुट 3 इंच के हो, तब फिर अपने हिसाब से गूगल कर लेना। पर अगर तुम एक लंबे जंबे बंदे हो 5 फुट 9, 5 फुट 10 इंच के, तो कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन तो खानी ही चाहिए तुम्हें। बैड पोस्चर का तुम लोगों को खुद ही पता होगा कि क्यों बुरा होता है। तुम अगली दिखते हो, अनकॉन्फिडेंट दिखते हो, ऐसे वैसे। पर एक बहुत सीरियस बात के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं। देयर इज़ अ यूट्यूबर जो कि अपनी एज को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है, लाइक अपनी ब्यूटी को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है। उस बंदे ने जब अपनी बॉडी का फुल स्कैन करवाया, ही फाउंड आउट कि उसके जो नेक के मसल्स थे वो इतने टाइट हो चुके थे कि उसको कभी भी हार्ट अटैक आने का खतरा था, क्योंकि उसका पोस्चर ये था, वो नर्ड था। तो दिस शोज़ कि अगर तुम्हारा पोस्चर ख़राब है तो उससे बॉडी में ब्लड सप्लाई की बहुत इशू होती है। देयर इज़ अ चांस कि मे बी अगर तुम्हें एक तरह से नींद लगी रहती है, तुम्हें नशा चढ़ा रहता है, मन नहीं करता काम करने का, प्रोक्रेस्टिनेशन होती रहती है, देयर इज़ अ हाई चांस मे बी यहाँ पर तुम्हारे
बहुत सारी ब्लॉकेज हो गई है पोस्चर ख़राब होने की वजह से, एंड तुम्हारे दिमाग तक खून नहीं पहुंच पाता है। दिस इज़ जस्ट अ गेस, पर लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसमें एक पॉसिबिलिटी है। तो मेक श्योर आप अपने पोस्चर को अच्छा रखो। पोस्चर को अच्छे रखने की सिंपल सी ट्रिक है, यहाँ धागा है, मान लो धागा मैंने खींच दिया, अब यहाँ से देखते हैं यहाँ धागा है, लो खींच दिया, पोस्चर सही हो गया। दैट इज इट, आपको यही करना है बस, और कुछ नहीं करना। एक्सेसिव सन स्किन एक्सपोजर। अब तुम कहने वाले हो कि भाई अभी तूने कहा विटामिन डी ले, अब तू कह रहा है कि ज़्यादा सन मत ले। यहाँ पर मैं सिर्फ उनको कह रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा बाहर रहते हैं, समझो जो टेस्ट मैच खेलते हैं या रणजी टीम में खेलते हैं और धूप में रहते हैं हर वक्त, उनको अपने आप को कवर करके रखने की जरूरत है। क्योंकि लुक एट दिस फोटो, ये ट्रक ड्राइवर है, इसके एक फेस की तरफ धूप पिछले 20-25 सालों से पड़ रही है क्योंकि खिड़की उस तरफ है, एंड राइट साइड नहीं पड़ रही है। जस्ट सी कि इसके एक तरफ के मुंह में कितनी जल्दी एजिंग हो चुकी है और राइट में नहीं हुई है। तो अगर तुम्हारी स्किन पर एक्सेसिव सन पड़ता है, एक्सेसिव से क्या मतलब है, एक्सेसिव मतलब 5, 6, 7, 8 घंटे लगातार तेज धूप पड़ती है आपके शरीर के ऊपर, मुंह के ऊपर खासकर, तो आपकी स्किन का कोलेजन डिस्ट्रॉय हो जाता है, आप बूढ़े नजर आते हो, आपकी स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं, स्किन की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसीलिए विटामिन डी लो, सन लो, सब कुछ लो, पर एक मात्रा तक, मैक्सिमम 1 घंटा पुश करो, उससे ज़्यादा धूप में रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नज़र आ रहा है कि मैं 1 घंटे से भी ज़्यादा धूप में रहने वाला हूँ, यूज अ सनस्क्रीन, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे देगा। नॉट डूइंग एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी क्या होती है? एक्सपोजर थेरेपी होती है जानबूझकर बाहर जाना, लोगों से बात करना, अपने आप को एक्सपोज होने देना। क्यों? ताकि आपकी सोशल इंटरेक्शन, आपका कॉन्फिडेंस वगैरह सब कुछ इंप्रूव हो। ये चीज़ मैं उन लोगों के लिए खास कर कह रहा हूँ पॉइंट, जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो इनको जेई नीट वगैरह करना है, एंड वो बहाने दुनिया भर के दे सकते हैं। भाई मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे पढ़ता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, ना जिम जा सकता हूँ, ना जिम में लोगों से बात कर सकता हूँ, ना बाहर जा सकता हूँ। भाई हफ्ते का 1 दिन निकाल लो, मंथ का 1 दिन निकाल लो यार, इतना सा 1 घंटा 10 मिनट ही निकाल लो, बाहर जाओ एंड लोगों से बात करके आओ। तुम्हें पता है मेरी ना सोशल स्किल पहले बड़े ही ज़्यादा ख़राब थे, फिर मेरे पापा ने खोल ली दुकान, और दुकान में मुझे देते थे बिठा शाम को, एंड शाम को इतनी भीड़ आती थी दुकान में कि बिना ट्राई किए हुए ही 2 मंथ में मेरे सोशल स्किल ने 50% जम मार लिया। क्यों? क्योंकि मेरी एक्सपोजर थेरेपी बिना मेरे कॉन्शियस डिसीजन की ही हो गई, मुझे पता भी नहीं लगा। मैं दुकान में बैठा हूँ, लोग आए जा रहे हैं, एंड गाँव के अंकलों का तुम्हें पता है, आएंगे सामान की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे और कदे आया पापा कुछ हुआ है। जब आपको ऐसे सवाल पूछेंगे आप भी रिप्लाई करोगे, एंड 15-20 मिनट गप मार कर ही जाएंगे, उसके बाद ही सामान लेंगे। तो उससे होता क्या है कि ओवर टाइम तुम खुल जाते हो, तुम्हारी बात करने का स्टाइल बदल जाता है, तुम्हारी कॉन्फिडेंस स्किल्स ज़्यादा आ जाते हैं। एंड साथ में मुझे हेल्प की थी मेरी लाइव स्ट्रीमिंग्स। तो जब मैं गेमिंग चैनल पे लाइव स्ट्रीम्स करता था तो मैं बोलता रहता 2 घंटे डेली, तो उस वजह से ही मेरी सोशल स्किल इंप्रूव हो गई। तो मेक श्योर आप एक्सपोजर थेरेपी पे वर्क कर रहे हो, बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हो, जितना हो सके आपके लेवल में, जितना आप टाइम निकाल कर दिन से अपने बिजी शेड्यूल से हो सके आप उतना लोगों से बात कर रहे हो, लड़कियों से बात कर रहे हो, बूढ़े अंकलों से बात कर रहे हो, ताकि आपकी जबान पर आपकी लगाम लग जाए और आप अपनी जीभ को आसानी से कंट्रोल कर सको, क्योंकि ये भी एक स्किल है। तो इसको ऐरी गैरी चीज़ मत समझो, इसकी प्रैक्टिस किया करो, एक्सपोजर थेरेपी में घुसा करो, वरना फिर बाद में बहुत इश्यूज आएंगे। गलती से किसी एक्सट्रोवर्ट लड़की से शादी हो गई, या फिर एक पार्टी गोइंग लड़की से शादी हो गई ना, या जो स्टेज पर स्पीचेस देती थी उससे शादी हो गई, या जो कॉलेज की इवेंट ऑर्गेनाइजर थी उसके साथ शादी हो गई, तो भाई गंदे फंसोगे, सुहागरात वाले दिन वो तुम्हारा घूंघट उठाएगी फिर। तो इसीलिए मेक श्योर आप अपनी एक्सपोजर थेरेपी वर्क कर रहे हो। नॉट मेडिटेटिंग। मैं बस एक सिंपल से आर्गुमेंट रखना चाहता हूँ मेडिटेशन की। हमें मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहला मेंशन इंडियन टेक्स्ट में मिलता है, ठीक है। इंडियन टेक्स्ट कितने 1000 साल पहले लिखे गए थे? अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री को मान लें तो कम से कम 3-4 हज़ार साल पहले लिखे गए थे, एंड वहीं से हम सुनते आ रहे हैं ध्यान 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 ध्यान। अगर आप 4000 साल पहले जाओ तो उस टाइम क्या कोई टेक्नोलॉजी थी? नहीं थी। उस टाइम अगर आप एक अपने पूर्वज को इमेजिन करो जो कि आपके जैसा था, मिडिल क्लास आदमी उस टाइम का, तो उसके पास मनोरंजन के लिए क्या होता होगा? आई डोंट थिंक अखबार होगी, आई डोंट थिंक टीवी होगा, आई एम 100% श्योर फ़ोन नहीं होगा। तो वह एंटरटेनमेंट के लिए क्या करता होगा? मोस्ट प्रोबेबली गाँव में कभी मेला लगता होगा वो देख लेता होगा, मोस्ट प्रोबेबली अपनी बीवी से गप्पे मार लेता होगा, उसके पेट पे गुदगुदी कर देता होगा, दोनों मजाक हंसी मजाक कर लेते होंगे, लाइक वही एंटरटेनमेंट होगा। येट स्टिल उस एरा में भी, उस ज़माने में भी इतना ज़्यादा फोकस करते थे हमारे सेजिस, और इतना ज़्यादा प्रमोट करते थे कि ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ। इवन तो उस टाइम पर उनका ध्यान जा भी कहाँ रहा है, बेचारे काम तो कर रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट का साधन ही नहीं है, येट स्टिल कहा जाता था ध्यान लगाओ। आज के टाइम पर जहाँ देख रहे हो वहाँ ध्यान जा रहा है, बुक, फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट, इंटरनेट, इवन फ्रिज खोल रहा हूँ वहाँ भी 15 चीज़ें पड़ी हैं, हर जगह ध्यान जा रहा है। अगर आज के टाइम पर हमने ध्यान नहीं लगाया तो खुद सोच कर देख लो कितना अजीब हो सकता है हमारे साथ। आई होप आपको इससे एक तरह का डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला होगा, क्योंकि जब मैंने ये चीज़ सोची थी मेरा दिमाग हिल गया था कि ब्रो उस टाइम से चीज़ बोल रहे थे जिस टाइम पर ध्यान लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी डोपामिन डिटॉक्स पे है। लाइक उनके पास क्या था डोपामिन का साधन, ये स्टिल सेजिस कह रहे थे वो डोपामिन डिटॉक्स करो।
एक तरफ हम हैं जिनके पास चारों तरफ डोपामिन है और हम डोपामिन डिटॉक्स नहीं कर रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ी महामारी है हमारे टेंशन की, एंड हमें अपने टेंशन पर वर्क करना ही चाहिए। एंड उसका बेस्ट रास्ता है मेडिटेशन, ध्यान 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 ध्यान। बस आंखें बंद करो, बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ, 50 मिनट बैठ जाओ, तुम्हारी मर्जी, पर डेली बैठो, बहुत जरूरी है। सुबह बैठ जाओ, शाम को बैठ जाओ, तुम्हारी मर्जी। पोटी करते करते ध्यान लगा लो यार, आज से चलो तुम्हें ये चैलेंज है। पोटी करने जाते हो फ़ोन मत लेके जाना, बैठ जाओ ऐसे, बस ध्यान लगाना अपनी सांस के ऊपर। सीरियसली कह रहा हूँ, एटलीस्ट बाथरूम पोटी करते वक्त तो फ़ोन मत लेके जाओ। जब नहाओगे तो उस पानी को महसूस कर लेना जो शरीर पे गिर रही है, वो भी एक तरह की मेडिटेशन हो जाएगी। एंड तुम बहाना भी नहीं मारोगे कि टाइम नहीं मिला। पोटी करते वक्त तो और कुछ नहीं करोगे ना, तुम फ़ोन छोड़ देना, तब मेडिटेशन कर लेना। सो मेक श्योर यू आर मेडिटेटिंग यूजिंग एक्सेसिव केमिकल्स। एक्सेसिव केमिकल से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि आपने अपनी नाइट रूटीन बनाई है, डे रूटीन बनाई है, मिड आफ्टरनून रूटीन बनाई है। आप रात को भी स्किन पर कुछ लगा रहे हो, शाम को भी, दोपहर को भी। अच्छी बात है, अपनी स्किन की केयर करो, सब करो, पर मेक श्योर करो यार आप एक्स्ट्रा केमिकल्स ना लगाओ। लाइक मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि छोड़ दो सब कुछ, मैं तो कुछ नहीं लगाता, तुम्हारी मर्जी, लगाओ, अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर करो कि यार आपको जो भी चीज़ लगानी है ना, लाइक आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, गूगल कर लो कि मॉइस्चराइज़र में सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट क्या होता है। अगर आपको इंग्रेडिएंट मिल गया तो आप डायरेक्ट उसी इंग्रेडिएंट को खरीद लो। जरूरी नहीं है आपको कंपनी की ही चीज़ खरीदनी है, आप वो सोल्ट डायरेक्ट ले सकते हो, वो जो कंपाउंड है वो डायरेक्ट ले सकते हो एंड उसको अप्लाई कर सकते हो, ताकि आप एक ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो एंड आप कम से कम केमिकल्स यूज़ कर रहे हो। क्योंकि होता क्या, ये जो डब वगैरह की चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की चीज़ें होती हैं, इनमें ना खुशबुएँ ठोकी होती हैं, इनमें फ्लेवर्स भी ठोके हुए होते हैं, ताकि आपको ऐड में जो बताते हैं संतरी, ऑरेंजिश लुक, ये वो आए। तो अगर आप लिप बाम लगा रहे हो, जस्ट सर्च की लिप बाम में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? पेट्रोलियम जेली होती होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो आप पेट्रोलियम जेली सीधा खरीद लो, वैसलीन जिसे बोलते हैं, वो लगा लो। आई होप यू गोट माई पॉइंट। कम से कम केमिकल्स अपनी स्किन पे लगाओ, क्योंकि कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो ये करेंगे यार। जब आप 4 कंपनियों को लगाओ, खासकर फेस वॉश लगा रहे हो, मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, सनस्क्रीन लगा रहे हो और पता नहीं क्या क्या लगा रहे हो, स्किन ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है। अपनी स्किन को ब्रीथ करने का रास्ता दो, कम से कम केमिकल लगाओ। या आप मेरे रास्ते पे जा सकते हो, नो केमिकल, नो शैम्पू, कुछ भी नहीं। मेरी स्किन काफ़ी अच्छी है आई गेस, एंड मैं कुछ भी नहीं लगाता हूँ फेस पर। एंड नंबर 1 पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके दिल की सुरक्षा के लिए, वो है कार्डियो। यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगा मैराथन करो, मैं तुम्हें सिर्फ इतनी ही चीज़ कहूँगा, या तो स्प्रिंटिंग करो या वॉकिंग करो। स्प्रिंटिंग की जगह तुम रस्सी भी कूद सकते हो, दोनों सेम कैटेगरी में रख दो। मैराथन इसलिए नहीं करनी क्योंकि घुटने चले जाएंगे, मैराथन का कोई फायदा नहीं है, मैराथन यूजलेस होती है, जिसको जॉगिंग भी कहते हैं। उससे बेटर है जस्ट वॉक। मैं डेली 8 से 9 किलोमीटर चलता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी पेट में कोई गैस नहीं बनती, कुछ नहीं बनती। जब चलना छोड़ देता हूँ मुझे कब्ज भी हो जाती है, गैस भी हो जाती है। चलने से कई सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, पेट की, शरीर की, गैस की, बहुत सारी जगहों की। दिमाग भी बहुत फ्रेश हो जाता है चलने के बाद, सुबह शाम के टाइम चलो अगर। तो अगर चल ना पाऊँ, जैसे कि आज बारिश थी, तो आज मैं अगर रस्सी कूद रहा था छत पर, तो ये स्प्रिंटिंग का काम कर गई। मान लो रस्सी भी नहीं है तो मैं चढ़ाई में स्प्रिंटिंग कर लेता हूँ, खूब तेज दौड़ लेता हूँ, जिससे मेरा हार्ट पंप हो जाता है। अब चले क्यों, लेट अस टॉक अबाउट इट। फर्स्ट एस्पेक्ट है तुम्हारी कैलोरीज बहुत इजीली बर्न हो जाती हैं। चलने में एफर्ट बिल्कुल नहीं लगता, तो तुम्हारे नर्वस सिस्टम पर कोई जोर नहीं आता। दैट मीन्स तुम ज़्यादा थकते नहीं हो, ये नहीं लगता है वो थक गया, ऐसा वाला फील नहीं आती है। तुम जब चलना शुरू करते हो, चलते रहते हो मस्त का गाने लगा कर या फोन पे बात कर जो भी करना है, चलते रहते हो। सेकंड, तुम्हारे हार्ट में ब्लड बार बार जाता रहता है एंड तुम्हारी हार्ट की हेल्थ मेंटेन रहती है, तुम्हें कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। और खासकर जो मेरी एज में आ गया, अब 21 साल की उम्र में, तुम्हें बहुत ध्यान देना पड़ेगा अपने एक्टिविटी लेवल पर, क्योंकि अब हर साल तुम बूढ़े होते जा रहे हो, तुम जवान नहीं हो रहे हो। जवान बचपन में कहते थे अब जवान हो जाऊंगा, अब समय आ गया बूढ़े होने का, 21 साल हो गई उम्र। अब तुम बूढ़े हो गए तो तुम्हारे हार्ट वीकर होंगे एंड तुम अगर अंडे खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, प्रोटीन वाली डाइट खा रहे हो, यू नीड टू मेक श्योर तुम उसे बर्न भी कर रहे हो। अकेले जिम के सारे कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने हार्ट पर भी वर्क करना। तो या तो स्प्रिंटिंग करो खूब तेज, 100 मीटर 200 मीटर 4-5 राउंड्स, या फिर तुम वॉकिंग करो आराम से। ये दोनों चीज़ें कर सकते हो, पर मेक श्योर मैराथन मत करना, जॉगिंग मत करना, उससे घुटनों पर स्ट्रेस आता है। एंड जॉगिंग और चलने में स्पीड का आई थिंक 1 किलोमीटर पर आवर का भी फर्क नहीं आता है। सो इट इज़ बेटर यू वॉक, कम स्ट्रेस पड़ता है, दिमाग भी नहीं थकता, अपने मस्त घूम सकते हो, गाना सुन सकते हो एंड कैलोरीज भी उतनी ही बर्न होती हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, सबसे ज़्यादा बेटर है वॉकिंग, देन कम स्प्रिंटिंग या बराबर पर स्प्रिंटिंग, एंड लास्ट में आती है मैराथन, जो कि कभी भी नहीं करनी चाहिए इन माय ओपिनियन। सो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे ऑनेस्टली बताओ तुम इन 10 चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें ऑलरेडी कर रहे थे, कौन कौन सी बुरी हैबिट्स तुम्हें थी। अगर तुम इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए, तो चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन में ही तुम्हें मेरा इंस्टा पेज, डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा। मेक श्योर यू प्रेस द फॉलो बटन एंड ज्वाइन बटन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो।